ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों की सराहना की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय का अन्य वर्गों के समान योगदान। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कारण फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की विश्व की सबसे बड़ी योजना वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार इस महीने की 16 तारीख से करीब 25,000 लोगों को स्वदेश वापस लाएगी। कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी देशों से करीब 106 उड़ानें फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएंगी। इस महीने की 7 तारीख से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के पहले सप्ताह में 12 देशों से करीब 15,000 लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के दूसरे सप्ताह में भारतीयों की वापसी का बड़ा और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार संयुक्त अरब अमारात से 11 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें 7 दुबई से होंगी, 6 उड़ानें सऊदी अरब, 2 बहरीन, 3 कुवैत, 7 ओमान और 3 कतर से भारतीय यात्रियों को स्वदेश पहुंचाएंगी। देश के भीतर 21 फीडर उड़ानें संचालित करने पर भी विचार किया जा रहा है, जो यात्रियों को उनके गृह नगर के करीब पहुंचाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर विचार किया। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये बड़ी राहत की बात है कि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य ग्रीन जोन में आते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल असम और त्रिपुरा में कोविड-19 के कुछ रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि अन्य राज्य हरित जोन में आते हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान कर रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के सभी लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ कोरोना महामारी की चुनौती को परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए 1,500 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सहायक कोरोना रोगियों के उपचार और उनकी खुशहाली में सहायता कर रहे हैं। इनमें 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 हज केंद्र
कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में जैसे ही फैसला लिया जाएगा, उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से साक्षात्कार में कहा कि हालांकि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा। उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें उड़ानों के निर्धारित समय से काफी पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यात्री पहले से कम सामान ले जा सकेंगे और कैटरिंग सेवा भी बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एयरलाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद विमान सेवाएं दोबारा काफी सोच समझ कर शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवाओं के जरिए देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर S.K. कुलश्रेष्ठ, जो कि विभागाध्यक्ष रहे हैं जंतु शास्त्र विभाग के DAV PG कॉलेज देहरादून में। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि वायरस के बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं। ये निर्जीव है, ये सजीव है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं होते हैं। आम आदमी तो बिल्कुल ही इसके बारे में नहीं जानता है कि ये क्या चीज है। तो मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि पहली तो हमें ये एक भ्रम मिटा देना चाहिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस जो हैं लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री लाइन पर हैं। अगर आप इनको किसी टेस्ट ट्यूब में रख देंगे तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग है। किसी पेड़ पर रख देंगे तो थोड़ी देर तक ये नॉन लिविंग रहेंगे, लेकिन उसकी कोशिकाओं में पहुंच के लिविंग की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे बड़ा गुण है वो है कि वो अपने को डुप्लीकेट कर सकते हैं। यही वायरसेस के अंदर खासियत होती है कि ये जो है वो लिविंग होस्ट के अंदर पहुंच के अपने को डुप्लीकेट करना शुरू कर देती हैं। 1 से 2, 2 से 4 और बढ़ते चले जाते हैं। और इतना ही नहीं है, इनके साथ एक दूसरी जो समस्या है वो ये है कि हमने सबने सुना है एक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे सभी लिविंग कोशिकाओं में होता है। ये जेनेटिक मटेरियल से ही बने हुए होते हैं। हम अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, DNA हो या RNA हो। ये जो कोरोना वायरस आप लोग आजकल सुन रहे हैं, ये एक RNA का वायरस। और RNA के वायरस की खासियत ये होती है कि जैसे ही ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है, होस्ट के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ये RNA के माध्यम से अपने प्रोटीन्स बनाने लगता है और होस्ट टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगता है और अपने प्रोटीन बना के ये और अधिक संख्या में बढ़ता चला जाता है। ये बड़े आम आदमी की भाषा में वायरस के बारे में जानकारी हो सकती है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, यदि कोरोना वायरस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आपने बताया कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसके स्पाइक्स भी दिखाई देते हैं। ये स्पाइक्स की क्या भूमिका है इसमें? वायरसेस की एक खूबी है कि वो होस्ट के अंदर से जब निकलते हैं तो अपना जो ओरिजिनल रूप जिसमें घुसे थे उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये हर वायरस के अंदर ये स्पाइक्स नहीं होते हैं। ये कोरोना किस्म की जो वायरसेस हैं, जो सार्स वगैरह की बीमारियां भी जिन्होंने फैलाई थी, उनके बाहर ये इस प्रकार के स्पाइक्स दिखाई देते हैं। और ये जो है मुख्यतः, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि ये लिपिड्स यानी फैट्स के बने होते हैं। तभी हम जो है सबसे ये कहते हैं कि आप साबुन से हाथ धोइए। साबुन से हाथ धोने का मतलब ये होता है कि साबुन जो है वो लिपिड को घोल लेता है और वो वायरस जैसे ही लिपिड घुलेगा वो वायरस आपके हाथ से छूट जाएगा। दूसरा इसका काम जो है सबसे बड़ा वो ये है कि जब ये कोशिका के पास पहुंचता है तो ये स्पाइक्स के माध्यम से ही कोशिका के अंदर घुसता है और कोशिका इसके शरीर के बाहर से कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिससे कि कोशिका की जो बाहरी वॉल है वो टूट जाती है और ये स्पाइक उसके अंदर घुस जाते हैं और वायरस एंटर कर जाता है। ये इसकी खासियत। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, ऐसा कहा जाता है और ये प्रमाणित भी है कि
ये मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते या आंख के रास्ते ही प्रवेश कर सकता है शरीर में? थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है एक्चुअली कि ये नाक, मुंह, आंख, यानी जहां पर हम कहते हैं कि एक शरीर के अंदर के भाग में एक लेयर होती है एपिडर्मिस की, टिश्यू होती है, वो नाक में भी है, मुंह के अंदर भी है, आंखों में भी है, हर जगह होता है। तो जहां भी वो कांटेक्ट में आएगा तो इसको प्रवेश मिल जाएगा। खासतौर से अगर वो डैम्प है तो उसके अंदर पहुंच जाएगा। ये खासतौर से ये रोल है। ये नाक के माध्यम से भी जा सकता है, आपके मुंह के माध्यम से भी जा सकता है। अगर आपने आंख में अपना हाथ लगा लिया और हाथ के ऊपर अगर वायरस है तो आंख के माध्यम से भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये इसी वायरस की बात नहीं है, ये हर जो जर्म है जिसको हम आम आदमी की भाषा में जर्म बोलते हैं, वो जर्म जो है वो इन्हीं माध्यमों से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, इसलिए जरूरी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मास्क आवश्यक है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि मास्क हर व्यक्ति के लिए केवल उन परिस्थितियों में आवश्यक है जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। घर में हर वक्त मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई इन्फेक्टेड पेशेंट नहीं है, अगर आपके यहाँ इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो घर में मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात एक और है, मास्क बेसिकली सबके लिए नहीं बनाया गया था। ये उन लोगों के लिए था जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और जो पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बहुत पैनिक की स्थिति में होते हैं और कोई ऐसा दुश्मन हमारे सामने होता है जिसके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए हम लोग को हमेशा कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिनकी नॉर्मल कोर्स में कोई आवश्यकता ना हो, लेकिन अब तो इसलिए अब ये बहुत आवश्यक है कि हम मास्क पहने। ये जरूरी नहीं है कि मास्क बहुत हाई क्वालिटी का हो, जैसे सब लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का मैंने सुना है को N95 एक मास्क है वो पहने। ऐसा नहीं है। आप अपने रुमाल से अपनी नाक ढक सकते हैं, आप दुपट्टे से अपनी नाक ढक सकते हैं, आप किसी भी तरीके से जो है वो अपनी नाक मुंह को ढक के रखें। और जब सड़क पर निकले या कहीं कोई ऐसी स्थिति आप महसूस कर रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो अलग हो रही है, तो उस समय जो है मास्क की बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, इस समय ये जो कार्यक्रम हमारे युवा साथी सुन रहे हैं और आपने कॉलेज में एक लंबे समय तक पढ़ाया, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। युवाओं के ऊपर अक्सर आरोप होते हैं कि वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं और कई जगह ये देखा भी गया है कि वो घूमने भी निकल जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे युवा साथियों से जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? ये तो एक मेरे ख्याल से हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये एंटीथीसिस है हमारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का, तो इसलिए मैं यूज करूंगा फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप सड़क के ऊपर देखें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जितने बुजुर्ग आदमी तोड़ते हैं, शायद हम ही हमारे युवा साथी तोड़ते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ इस वक्त कि हमारे जो युवक हैं वो बहुत अधिक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मेरा तो उनके बारे में एक बहुत पॉजिटिव व्यू बन गया। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस दौरान में बहुत ही जिम्मेदारी के और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, मुझे भी अवसर मिला इस दौरान बाहर जाने का और देखने का, तो मैंने देखा कि जो एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स हैं वो लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ और अपनी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं दुकानों में, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे आप कह रहे हैं उसको मेंटेन कराने के लिए। तो एनसीसी और एनएसएस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है इस मौके पर। एक बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एनसीसी हो, एनएसएस हो, ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना भरते हैं और आपको समाज सेवा का एक सबक देते हैं। ये हमारे लिए खास तौर से इस तरह के जो वॉलंटियर्स इनसे ट्रेन होकर निकलते हैं। आपको ध्यान दिला दूं मैं कि हमारा जो प्रोग्राम चलता था कैंपस डाइवर्सिटी इनिशिएटिव, उसमें भी हमने इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी थी। उसमें भी एनसीसी एनएसएस के बच्चे थे। और मेरा एक और अनुभव रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि एनएसएस के बच्चों ने कंज्यूमर अवेयरनेस में भी बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए जो है ट्रेंड होते हैं चूंकि ये, इसलिए इनसे हम ये जो एक्सपेक्टेशन है उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, चूंकि आप शिक्षण के कार्य से जुड़े रहे लंबे समय तक, कई लोगों को आपने रिसर्च कराई, मैं जानना चाहता हूं कि अब ये एक नया विषय हो गया है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गया है जिस पर कि शोध किया जाना चाहिए। शोध चल रहा है। शोध के जो इंटरनेशनल स्तर पर जो शोध हो रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें नई नई निकल के आ रही हैं। मैं आपसे एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दुनिया की सारी लेबोरेटरीज जो हैं, जो खासतौर से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो इस पर इस वक्त लगे हुए हैं कि कैसे इसकी तोड़ निकाली जाए। एक रिसर्च
उसका आउटपुट अभी मैंने पढ़ा था कि हम कई दफा ऐसा देख रहे हैं चाइना में और खासतौर से कोरिया में ऐसे केस आए सामने जो एक दफे इन्फेक्टेड हो चुके थे, ठीक हो गए, लेकिन उनमें फिर दोबारा से इन्फेक्शन की पॉजिटिव आया। इस पर जब रिसर्च हुई तो इसमें ये पता लगा कि ये वायरस जब डिसइंटीग्रेट होती है तो इसके आरएनए के कुछ कण जो हैं वो शरीर के अंदर रह जाते हैं जो कि पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। इससे पूरा कोविड नहीं फैलेगा, लेकिन इनसे जो रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। और आजकल सबसे बड़ी तलाश जो हो रही है वो हो रही है वैक्सीन की। और वैक्सीन में जो देर लग रही है उसका एक कारण ये है कि इस वायरस के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रही है, इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरी परेशानी एक और है इस वैक्सीन ढूंढने में कि हर स्थान के अनुसार इसका जो शेप है, इसका जो संरचना है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जो चीन के वुहान में जहां पर जो वायरस थी वो वायरस जो है वो यहाँ पर हो सकता है हिंदुस्तान में उससे अलग है, क्योंकि इसका जेनेटिक एनालिसिस हो चुकी है तो उससे अलग पाई गई। तो अब परेशानी ये हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति टू व्यक्ति जो है ये वायरस अलग है, तो फिर वैक्सीन हम ऐसे कैसे बना पाएंगे कि हर व्यक्ति के लिए तो अलग से वैक्सीन नहीं बन सकती। तो इन्हीं पर सब इस वक्त वर्ल्ड में सारे में काम हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे पहले हमें वैक्सीन मिल जाएगी और ये वायरस जो है इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई नया दुश्मन आता है, चाहे वो जर्म की फॉर्म में हो या कोई देश की फॉर्म में हो, तो हम शुरू में बहुत एक पैनिक स्ट्रिकन हो जाते हैं और हमारा जो रिएक्शन होता है वो ऐसा है कि जल्दी से जल्दी क्या किया जा सकता। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का जो सबसे बड़ा गुण है वो है कि उसमें एडेप्टेबिलिटी होती है। और ये एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि अभी एक नया वायरस है, इससे एडेप्टेबिलिटी होने में थोड़ा समय लगेगा और मैं समझता हूँ कि विद इन 6 months हम लोग इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने में सफल होंगे। तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, और मास्क लगाना हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा, हैंड हाइजीन को भी। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तो टेम्परेरी उपाय है, इनसे तो हम इस वक्त अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग रन में आप आज देखिए क्लाइमेट चेंज कितना है। अप्रैल के महीने में आप कंबल ओढ़ के सोते हैं, कभी सोए थे आज तक? अभी मई में भी बारिश की संभावना है। तो ये जो इकोसिस्टम में, क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है, इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। और इसके अलावा आप इन दिनों कितना आपने अपने सामने ऑब्जर्व किया कि हमारी गाड़ियां नहीं चल रही थी सड़कों पर, तो उस वक्त एनवायरनमेंट कितना साफ था कि आप सहारनपुर से जो है वो पहाड़ देख सकते हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, और जालंधर से पहाड़ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया कि हम एनवायरनमेंट को जिस तरीके से बिगाड़ रहे हैं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि थुनबर्ग जैसे काफी लोग हमारे यंगस्टर्स में से निकल के आएंगे जो हमें बुजुर्गों को रास्ता दिखाएंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर एस.के. कुलश्रेष्ठ, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्वालियर से वसुंधरा व्यास बोल रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक बहुत ख़राब समय से गुजर रहे हैं, इसे कोरोना काल भी कह सकते हैं। सबके हृदय में आशंका और विश्वास के मध्य एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। कभी लगता है हम इससे बाहर आ जाएंगे, कभी लगता है कैसे आएंगे। आइए इस कठिन समय में हम अपने अंदर के सारे भेदभाव छोड़कर एक ही धर्म पर बात करें, और वो है धर्म मनुष्यता का। मनुष्यता के इसी धर्म के अनुरोध में मैंने एक कविता लिखी है। कविता क्या कहें इसको, एक प्रार्थना लिखी है प्रकृति के लिए। ये सब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए। एक प्रार्थना। अब की बार बचे रहे तो मनुष्य बनकर ही लौटना, अब की बार बचे रहे तो मनुष्य बनकर ही लौटना। मत दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर, मत दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर, मत भरना धूल और धुआं प्रकृति की थाती पर। मत दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर, मत भरना धूल और धुआं प्रकृति की थाती पर। अब की बार बचे रहो तो शुभता भरा प्रभात बनकर ही लौटना, अब की बार बचे रहो तो शुभता भरा प्रभात बनकर ही लौटना। वृक्षों के साथ
मत करना मनमानी, वृक्षों के साथ मत करना मनमानी, फूलों से सुनना उनके खिलने की कहानी। वृक्षों के साथ मत करना मनमानी, फूलों के साथ सुनना उनके खिलने की कहानी। मत मसलना तितलियों को, मत मसलना तितलियों के सुंदर सुनहरे पंख, मत मसलना तितलियों के सुंदर सुनहरे पंख। अब की बार बचे रहो तो शुचिता भरा संसार लेकर ही लौटना। अब की बार बचे रहो तो शुचिता भरा संसार लेकर ही लौटना। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ, मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ, कस के पकड़ना एक दूजे का हाथ। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ, कस के पकड़ना एक दूजे का हाथ। अब की बार यदि बचे रहो तो इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी बाहों में भरकर लौटना। अब की बार यदि बचे रहो तो इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी बाहों में भरकर लौटना। नदियों के किनारे बैठ, नदियों के किनारे बैठ, दूर से ही सुनना लहरों का मधुर संगीत। नदियों के किनारे बैठ, दूर से ही सुनना लहरों का मधुर मधुर संगीत। पक्षियों के कलरव में जीवन के गीत। अब की बार यदि बचे रहो तो, अब की बार यदि बचे रहो तो हृदय में नफरत नहीं प्रेम भरकर ही लौटना। अब की बार यदि बचे रहो तो हृदय में नफरत नहीं प्रेम भरकर ही लौटना। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को अब केवल प्रेम ही बचा सकता है। संपूर्ण सृष्टि को अब केवल प्रेम ही बचा सकता। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार तिवारी कोविड-19 के बारे में अपना मंतव्य व्यक्त कर रहा हूँ। कोविड-19 रूपी वायरस का प्रादुर्भाव विश्व के पूर्वी भूभाग यानी चीन नामक देश में वुहान नामक शहर में हुआ, जिसे कोरोना नामक बीमारी के नाम से जाना गया। विश्व के यूरोपीय भूभाग एवं अमेरिका तक चीन के वुहान शहर से पहुंचने में 2 से 3 माह का समय लग गया। वुहान शहर तो वीरान हो गया, वहां की जनजाति एवं अन्य प्राणी दम घूट घूट करके अपने अपने प्राणों को गंवा बैठे। यद्यपि चीन इस वायरस से अनभिज्ञ नहीं था। वहां कोविड-19 के बारे में नवंबर 19 को ही पता चल गया था। धीरे धीरे उसका वुहान नामक प्रांत का जीवन यापन ठप हो गया। उसका अपना शहर शंघाई और बीजिंग इस रोग से अछूता रहा, परंतु हजारों मील की दूरी पर स्थित इस कोरोना रूपी वायरस के शिकार हो गए और इस वायरस ने अपनी दस्तक इन शहरों में दे डाली और काल के कराल में जनसमूह को निगलने लगा। यूरोपीय देशों की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया, कोहराम का कहर ढाने लगा। आर्थिक स्थिति चरमरा गई। लोगों को घर में रहकर पिंजरों में बंद कर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। यातायात का साधन बंद हो गए। ऑफिस, कारोबार, व्यवसाय सब कुछ बंद हो गया और सरकार द्वारा इन्हें बंद करा दिया गया। बेचारे डॉक्टर, नर्स, प्रशासन एवं सभी समाज सेवी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस विकट परिस्थिति में सहयोग दे रहे हैं। मीडिया जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। मीडिया जगत कोरोना से बचने का उपाय जन जन तक पहुंचा रही है, सभी लोगों में जागरूकता फैला रही है। व्यक्ति व समाज का सकारात्मक सोच ही इस विषम परिस्थिति में एकमात्र उपाय है, जिससे कोरोना नामक राक्षसी रोग से निजात पाया जा सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि जीवन शैली में बदलाव कर घर में परिवार व बच्चों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकार के नियमों को सही ढंग से पालन करें, जिससे इस बीमारी का प्रचार और प्रसार की प्रक्रिया में विराम लगाया जा सके। समाज के लिए कुछ कार्य करें, बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ रोचक विषयों को एकत्रित करें। किसी भी तरह की प्रक्रिया को अपनाकर अपने को घर में रखने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक के तरीकों को अपनाकर घर, परिवार, समाज व राष्ट्र को सुसंगठित करने का प्रयास करें और उपाय सोचें। प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक सोच नकारात्मक परिस्थितियों को
सामने फटकने नहीं देती। इसलिए हमें अपने अंदर नकारात्मकता नहीं आनी देनी चाहिए। सकारात्मक सोच का प्रसार हमेशा करते रहें, जिससे कि हम सरकार का कदम से कदम मिला करके साथ दे सकें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, दवा विक्रेता, आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने वालों के बारे में भी सोचें एवं उनके मनोबल को बढ़ाएं, जो इस विषम परिस्थिति में भी देश की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा बताए हुए अनुदेशों का पालन अवश्य करें। घर से बाहर नहीं निकलना, हमेशा हाथ को साबुन से धोना, लोगों से दूरी बनाए रखना, आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर से परामर्श लेना, रोग को नहीं छिपाना, खान पान का ध्यान रखना, व्यायाम करना, मन को इस कोरोना के बारे में अत्यधिक नहीं सोचना इत्यादि कार्यों के द्वारा हम इससे अपने को बचा सकते हैं। अर्थात सतर्कता, सजगता, जागरूकता ही इस बीमारी से निजात दिला सकती है। अतः पुनः आप सभी से विनम्र सादर अनुनय एवं प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए लॉकडाउन को दंड न मानकर इसे अपने जीवन के लिए वरदान मानिए। अपने घर में ही रहकर सरकार का सहयोग कीजिए। इससे परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण संभव है और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आध्यात्मिक देश भारत इस विषम परिस्थिति का सामना कर अवश्य ही विजयी होगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं सीमा शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूँ और आजकल उत्तराखंड में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरकर सामने आया है। ऐसा लगता है कि जीवन की रफ्तार स्लो हो गई है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही फैसला लिया। देश में 1 का लॉकडाउन किया गया, जो कि जनहित में बहुत जरूरी भी था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आ सकते हैं। एक मुद्दत से आरजू थी कि फुर्सत मिले, एक मुद्दत से आरजू थी कि फुर्सत मिले, मिली भी तो इस शर्त पर कि कोई किसी से भी ना मिले। बड़ा अजीब सा लगता है घर में बच्चों की नई नई डिश की फरमाइश और वही घरेलू कामकाज। कब सुबह हो जाती है और कब शाम पता ही नहीं चलता। मैं अपने सभी मित्रों से यही कहूंगी, अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, समय और हालात कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। अब देखिए, कल तक निकटता प्रेम का प्रतीक थी और आज दूरियां प्यार और परवाह की परिचायक हैं। जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, वो आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। मित्रों, किसी के गुजर जाने पर शहर बंद होना हमने जीवन में बहुत बार देखा है, मगर कोई गुजर ना जाए इसीलिए शहर को बंद होते पहली बार देखा है। अंत में मेरी सभी से यही गुजारिश है कि वक्त नाजुक है, संभल कर रहिए। ये युद्ध थोड़ा अलग है, अलग रहिए। नमस्कार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर, जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।